अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का एक्सरसाइज देखेंगे। फॉर इंग्लिश मीडियम हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में इसके एमसीक्यूज देखे थे और शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं फिजिकल चेंजेस विच अकर अराउंड अस आर गिवन इन टेबल। कहते हैं ये फिजिकल चेंजेस है जो हमारे के रोजमर्रा जिंदगी में वो पजीर हो रहे होते हैं। आपने बताना है ये चेंजेस आइदर एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक का मतलब है इसमें से हीट एनर्जी निकल रही है ओवरऑल या आपको एनर्जी देनी पड़ रही है। एंडो का मतलब होता है एंटर होना, एक्सो का मतलब होता है एग्जिट करना, बाहर निकलना। तो आपने बताना है ये जो प्रोसेस है इनमें से हीट एनर्जी निकल रही है या आपको देनी पड़ रही है। सबसे पहला है वो कहता है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रेटेड साल्ट इनटू एनहाइड्रस साल्ट। हाइड्रेटेड का मतलब होता है ऐसा साल्ट जिसमें पानी मौजूद हो। आपने उसको कन्वर्ट करवाना है एनहाइड्रस। एन का मतलब है ना हो, हाइड्रस पानी। तो आपके पास ऐसा साल्ट था जिसमें पानी था, आपने उसको कन्वर्ट करवाना है ऐसे साल्ट में जिसमें पानी ना हो। तो आप बताएं आप उसको हीट एनर्जी देंगे या उससे बाहर निकल रही होगी। तो अगर मैं इसकी आपको एक फिगर दिखाऊं तो यहाँ से आइडिया हो जाएगा। कहते हैं हाइड्रस साल्ट, जैसे कॉपर सल्फेट में ले लेती हूँ कि ये एक मेरे पास एक साल्ट था जिसमें पानी मौजूद था। तो इनिशियली आपके पास ये हमारे पास क्या था, हाइड्रेटेड था। आपने अब पानी को खुश्क करवाना है तो आप क्या करेंगे, इसको हीट एनर्जी देंगे। हीट एनर्जी देने का मतलब है आपने एंटर करवा, या एंडोथर्मिक है। हीट एनर्जी दी है तो इस साल्ट में से पानी अलहदा हो गया वेपर्स की फॉर्म में और ये एनहाइड्रस साल्ट अलहदा हो गया। ठीक है, तो आपने पानी कैसे बाहर निकाला, आपने उसको हीट एनर्जी दी है जिसकी वजह से पानी वेपर्स की फॉर्म में अलहदा हो गया। तो ये हमारे पास कौन सा प्रोसेस होगा, ये एंडोथर्मिक का, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी हम दे रहे थे। बर्निंग ऑफ पेपर है बच्चे। बर्निंग ऑफ पेपर, पानी आपके पास एक कागज का टुकड़ा जल रहा हो तो उससे हीट एनर्जी बाहर निकल रही होगी ना, जल रहा है तो हीट एनर्जी निकल रही है। तो ये कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। वेपराइजिंग लिक्विड टू नाइट्रोजन और लिक्विड नाइट्रोजन, मतलब आपने लिक्विड से वेपर्स बनाने हैं। तो सिंपल चीज़ एक याद रखिएगा कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो हीट एनर्जी देनी पड़ती है, अगर आप लिक्विड से वेपर्स में जाते हैं तो भी हीट एनर्जी देनी पड़ती है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में दिखाऊं शक्ल में, लाइक सिंपल बेस्ट एग्जांपल पानी की रखिएगा या मेटल की रखिएगा। अगर आप सॉलिड से लिक्विड में जाते हो तो हीट एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, मतलब थोड़ी हीट एनर्जी दे रहे हो। अगर लिक्विड से जा रहे हो गैसेस में, वेपर्स में, तो आप हीट एनर्जी को ज़्यादा करते जा रहे हो। तो जितना आप सॉलिड से गैसियस की तरफ जाओगे हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि लिक्विड नाइट्रोजन से आप गैसियस वेपर्स में जाना चाह रहे हो, तो लिक्विड नाइट्रोजन थी, आप उसको हीट एनर्जी दोगे तो वो किस में जाएगी, फिर वेपर्स में कन्वर्ट होगी। तो ये कौन सा होगा, ये भी एंडोथर्मिक होगा, हीट एनर्जी देनी पड़ेगी। इवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस, आइस का भी यही बात कर रहे हैं कि आपने पानी को वेपर्स में कन्वर्ट करवाना है। तो इसमें भी बेस्ट हमारे पास यही डायग्राम है कि आइस थी, सॉलिड फॉर्म में थी, आपने उसको वेपर्स में कन्वर्ट करवाना था तो आपने उसको हीट एनर्जी देना शुरू की तो वो वेपर्स में बन गया। आगे हमारे पास है, कहते हैं हमारे पास कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय मेटल्स, के मेटल्स में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन करती है तो हमारे पास वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। बच्चे इलेक्ट्रिसिटी पास करने का मतलब क्या है, चार्जेस फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना ना आपको हीट एनर्जी दे रहा होता है ना उसको हीट एनर्जी चाहिए होती है। तो ये किसी किस्म का एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक प्रोसेस नहीं है। आगे डिजॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, के अमोनियम क्लोराइड को पानी में हल करें तो ये किस किस्म का आपके पास रिएक्शन देगा। अमोनियम क्लोराइड बेसिकली हमारे पास एक कंपाउंड रहता है, आयनिक कंपाउंड। बेसिकली जब आप उसको पानी में हल करते हो तो ये देखिए ये पानी के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और ये आपने इसमें कंपाउंड डाल दिया। अब अगर आपने इसको हल करवाना है तो पहले आपको ये कंपाउंड तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए आप इसको बाहर से हीट एनर्जी दोगे, हीट एनर्जी दोगे तो इसके जो एटम्स हैं, आयंस हैं, वो लैदा कर देगा। ठीक है, अब ये लैदा हो जाएंगे तो अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करेंगे। तो हमारे पास कंपाउंड को तोड़ने के लिए हीट एनर्जी देनी पड़ रही है। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स, क्लाउड्स बच्चे जो वेपर्स होते हैं, कहते हैं वेपर से अब आपने लिक्विड में जाना है। रेन क्या होती है, लिक्विड होती है। तो जो हम आपने पहले एग्जांपल दी थी ना कि अगर लिक्विड से गैस में या वेपर्स में जाना है, ये बुखारात बन रहे हैं, बादल बन रहे हैं, तो हीट एनर्जी देनी पड़ रही थी। लेकिन अगर इसका रिवर्स करेंगे, बैक साइड पे जाएंगे तो हीट एनर्जी वहां से फिर निकलेगी। तो अगर इसका आपको ये रिएक्शन दिखाया जाए, ये यहाँ पे यही बता रहा है कि अगर आप सॉलिड से जाते हो लिक्विड में हीट एनर्जी देनी पड़ती है, लिक्विड से अगर वेपर्स में जाते हो तो हीट एनर्जी देनी पड़ती है। लेकिन अगर इसका रिवर्स करें, वेपर से आपने लिक्विड में जाना हो तो हीट एनर्जी फिर निकलेगी, ठीक है, फिर खारिज होगी। तो ये हमारे पास एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन है फिजिकल चेंज, डिजॉल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर। कहते हैं सोडियम कार्बोनेट को पानी में हल करें तो ये कौन सा रिएक्शन है।
जो सोडियम कार्बोनेट है ना, ये बेसिकली जब इसको पानी में हल करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोडक्ट जो बन रहा है वो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। रिएक्टेंट्स के जो बच्चे बॉन्ड होते हैं ना वो वीक होते हैं, तो कम एनर्जी देनी पड़ती है इनको तोड़ने के लिए। लेकिन जब ये प्रोडक्ट बनता है ना बच्चे, ये इनमें बॉन्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर होता है। तो जब ये बॉन्ड बनेगा Na और OH के दरमियान, तो ये मेरे पास यहाँ से ज़्यादा हीट एनर्जी निकलेगी। तो ओवरऑल ये एक्सोथर्मिक होगा। तो याद रखिएगा, सोडियम कार्बोनेट कमज़ोर होता है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए आप जो एनर्जी देते हो वो कम होती है जब आपके पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो रही होती है। तो ओवरऑल ये हमारे पास कह लें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंजेस थे कि जो हमारे कि हम डिफरेंट वे में देख रहे होते हैं, बारिश आ रही है, बुखारात बन रहे हैं, आप कोई चीज़ बर्न करवा रहे हो एंड सो ऑन। तो आपने ये बताया कि इनमें से एक्सोथर्मिक कौन सा था, एंडोथर्मिक कौन सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं एक्सप्लेन व्हाई द रिएक्शन बिटवीन द एटमॉस्फेरिक गैसेज ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डज नॉट टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन। कहते हैं हमारी इन्वायरमेंट में हमें पता है एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है और नाइट्रोजन भी मौजूद है। कहते हैं नॉर्मल सिचुएशन में तो ये दोनों रिएक्शन नहीं करते, बट इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइटनिंग, लेकिन जब कभी बारिश हो रही हो, जैसे बादल गरज रहे हैं या फिर लाइटनिंग है, बिजली चमक रही है, तब ये रिएक्शन कर जाते हैं। क्यों? और जैसे ही रिएक्शन स्टॉप होता है, जैसे ही लाइटनिंग स्टॉप होती है, बिजली जो स्टॉप होती है, तो हमारे पास ये रिएक्शन करना छोड़ देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो अगर इसके आंसर की तरफ देखें तो हमारे पास रिएक्शन में हमारे पास वो ये बात कर रहा है कि जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्शन करती है तो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। कहते हैं नॉर्मल तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी है, लेकिन वो नॉर्मल तो रिएक्शन नहीं करती। लेकिन जैसे ही लाइटनिंग होगी, हमारे पास बिजली चमकेगी, उसको एनर्जी मिलेगी, फिर रिएक्शन देती है। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है ना वो अनरिएक्टिव गैस है, ये नॉर्मली रिएक्ट नहीं करती। नाइट्रोजन गैस N2 क्यों रिएक्शन नहीं करती बच्चे? क्यों? क्योंकि दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल या नाइट्रोजन गैस में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए उसको एनर्जी मिलेगी तो वो रिएक्शन करेगी, वो रिएक्शन अदरवाइज नहीं करती। तो वो यही बात कर रहे हैं कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मतलब नाइट्रोजन गैस में N2 में हमारे पास जो है ट्रिपल बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए इसको 958 किलो जॉल पर मोल एनर्जी चाहिए। मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी मिलेगी तो वो बॉन्ड ब्रेक होगा, वो किसी के साथ रिएक्शन करेगी, अदरवाइज वो रिएक्शन नहीं करती। दिस बॉन्ड इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, तो ये ब्रेक नहीं हो सकता, ये इसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर एनर्जी नहीं दोगे तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो अनरिएक्टिव होगी। ठीक है, नाइट्रोजन डाइल्यूट्स द इफेक्ट ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन गैस, सो नाइट्रोजन गैस डज नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन अंडर नॉर्मल कंडीशन। वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि वो अंडर नॉर्मल कंडीशन रिएक्ट नहीं करती। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो बच्चे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के दरमियान भी ना डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, अगर इसके बॉन्ड को भी ब्रेक करना है तो ये भी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड हो या नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड हो, अगर इनको रिएक्शन करवाना है तो पहले इनके आपस के अपने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, और इनको बॉन्ड को तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो नॉर्मल कंडीशंस में तो आप एनर्जी दे ही नहीं सकते। कहते हैं सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन कब करती है, जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो, मतलब जब आप उसको एनर्जी देते हो लाइटनिंग की फॉर्म में। ठीक है, लाइटनिंग सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो लाइटनिंग बेसिकली आपको क्या कर रही होती है, वो एनर्जी दे रही होती है, इन बॉन्ड्स को ब्रेक करवा रही होती है, जिसकी वजह से आपके पास एनर्जी जो है वो कह लें कि प्रोवाइडेड होगी और वो रिएक्शन करेंगे। तो ये लाइटनिंग बेसिकली उसको एनर्जी दे रही होती है। लाइटनिंग का मतलब होता है बच्चे, जब बिजली चमक रही होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। तो जब वो बिजली चमकती है या गिरती है तो वो एनर्जी बेसिकली नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज करेंगे और आपको प्रोडक्ट देंगे, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो कहते हैं हमारे पास a reaction between natural gas methane gas जो and atmospheric oxygen does not take place when you mix them। तो जब आप इन दोनों को मिक्स करते हो तो ये आपके पास किसी किस्म का रिएक्शन नहीं देता। as soon as you show a burning matchstick, जैसे आप माचिस की तीली जलाते हो तो रिएक्शन अकर करना शुरू हो जाता है, और वो तब तक रहता है जब तक कोई एक चीज़ खत्म नहीं हो जाती। अच्छा, इसका अगर इसको डेली लाइफ के साथ बताया मुझे, जो आप लोग घरों में चूल्हे के अंदर किचन में जो चूल्हा होता है ना, जहाँ जो गैस आ रही होती है वो बेसिकली नेचुरल गैस होती है, वो मीथेन गैस होती है। ठीक है, जो हमारे पास घरों में आ रही होती है। ठीक है, आप के साथ जो एटमॉस्फेयर में होता है ऑक्सीजन होती है। कहते हैं जो मीथेन गैस जब आप चूल्हा जलाते हो वो बेसिकली जल कैसे रहा होता है, मीथेन गैस जो है वो ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्निंग का प्रोसेस देती है। लेकिन आप चूल्हा जला लो और वैसे तो आपके पास किसी किस्म की आग नहीं जलती, अनलेस कि आप माचिस इस्तेमाल नहीं करते। माचिस इस्तेमाल करोगे तभी तो आपने देखा होगा गैस ऑन कर देते हो, लेकिन वहाँ पे कोई आपके पास बर्निंग का प्रोसेस नहीं होता।
लेकिन आप माचिस जलाओगे तो हमारे पास क्या होगी, मीथेन गैस जलेगी। वो कहते हैं वहां पे आप जैसे गैस ऑन कर देते हो, मीथेन गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, तो वो क्यों नहीं जलते, जब तक आप माचिस के साथ उसको इनिशिएट नहीं करवाते। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि आपके पास जो रिएक्शन होता है बिटवीन नेचुरल गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कह लें गैस, वो इसलिए नहीं होता क्यों, क्योंकि उसको इनिशिएट करवाने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। अब CH4 है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड है, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना है, तो पहले इनके अपने बॉन्ड टूटेंगे और ऑक्सीजन के अपने बॉन्ड टूटेंगे, तब रिएक्शन करेंगे ना। तो इनके अपने बॉन्ड तोड़ने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, और वो एनर्जी कैसे देते हैं, तो वो एनर्जी आप बेसिकली दे रहे होते हो मैच स्टिक के जरिए। मैच स्टिक के जरिए आप क्या करते हो, इसको स्टार्ट करवा रहे होते हो, ठीक है, रिएक्शन को स्टार्ट करवा रहे होते हो, आप एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे होते हो। एक्टिवेशन एनर्जी देने का मतलब है आप बॉन्ड ब्रेक करवाने के लिए एनर्जी दे रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये हमारे पास थे कुछ कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। अब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। काइंड ऑफ हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाते हैं। फाइंड आउट दी, ये मैंने इसमें से कुछ टॉपिक्स क्वेश्चंस जो है ना वो मैंने टॉपिक्स के साथ साथ भी करवाए थे, लेकिन ऐसे से कि उसको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं एक्सरसाइज के साथ भी। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एंथैल्पी चेंज इन द फॉलोइंग रिएक्शन यूजिंग द गिवन डाटा। आपके पास एक रिएक्शन दिया है जिसमें नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रिक ऑक्साइड बना रही है। कहते हैं आपके पास इसमें एंथैल्पी चेंज बताना है, मतलब टोटल एनर्जी में चेंज कितना आया। कहते हैं जो नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी आपको देनी पड़ी है वो 958 है, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए 498 है, और एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी बनने के टाइम जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो 626 है एक, लेकिन यहाँ पे दो हो रहे हैं, तो आपके पास इसका 2 टाइम्स टोटल बता रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है। ये बता रहे हैं कि ओवरऑल इन दोनों ने एनर्जी कंज्यूम कितनी की है, तो इन दोनों एनर्जीज को सम कर लीजिएगा, प्लस मतलब इनके साथ प्लस साइन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इन्होंने इतनी एनर्जी कंज्यूम की है, इतनी अब्जॉर्ब की है, और ये वो एनर्जी है जो रिलीज हो रही है। माइनस साइन का मतलब है रिलीज हो रही है। अब ये एक बॉन्ड बनने के दौरान रिलीज हुई है, आपके पास तो 2 टाइम्स है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इसका एग्जैक्ट आपको सोल्यूशन मैं दिखाऊं तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन है कि आपके पास नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़ने के लिए, ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ने के लिए आपने इतनी एनर्जी इसको दी, इतनी एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी जो आपने सिस्टम को दी है, जिस सिस्टम ने अब्जॉर्ब की है। जब एक बॉन्ड ब्रेक हुआ था तो इसने 626 रिलीज की थी, लेकिन यहाँ पे तो एक बॉन्ड जब बना था 626 रिलीज की थी। अब तो 2 बॉन्ड बने हैं, 2 नाइट्रिक ऑक्साइड बने हैं, तो यहाँ पे इसको 2 टाइम्स करते हैं। ये ओवरऑल एनर्जी रिलीज हुई है, ये ओवरऑल एनर्जी उसने अब्जॉर्ब की है। आपने ओवरऑल फाइंड आउट करना है एनर्जी में चेंज कितना आया, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो 1456 में से माइनस कर दें 1252 को, इसका मतलब है इसने इतनी एनर्जी ज़्यादा अब्जॉर्ब की है। ओवरऑल ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इसकी जो एनर्जी अब्जॉर्ब की थी वो ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं हमारे पास एक्सप्लेन करें हीट एंड इंथैल्पी में डिफरेंस बताएं। ये हमने टॉपिक भी किया था, अगर टॉपिक इंडिकेट करवाऊँ मैं आपको, ये हमने टॉपिक किया था हाउ इंथैल्पी डिफर फ्रॉम दी हीट, के हीट जो है वो किस तरह से डिफर कर रही होती है इंथैल्पी से। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इसमें आ गया, जिसमें हम बता रहे हैं कि जो बेसिकली हीट है वो एनर्जी की वो फॉर्म है जो एक हॉट ऑब्जेक्ट से, जैसे कोल्ड ऑब्जेक्ट्स मतलब गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है, इसको मेजर जॉउल में किया जाता है। ये बेसिकली ट्रांसफर ऑफ थर्मल एनर्जी है, ये इसेंशियल नहीं होती। अगर कोई जिस्म गर्म होगा तो वो वहाँ से हीट एनर्जी ठंडे की तरफ जाएगी, अदरवाइज अगर कोई किसी जिस्म का टेम्परेचर नॉर्मल है सराउंडिंग जितना है तो वो किसी किस्म का हीट वहाँ पे फ्लो नहीं होगा। लेकिन इंथैल्पी जो है ये बेसिकली किसी भी सिस्टम में ओवरऑल एनर्जी होती है, तो इसेंशियल होती है, मतलब कोई भी सिस्टम होगा उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी ज़रूर होगी। ये एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है, मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है कि मॉलिक्यूल्स पड़े किस तरह से, उनकी कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे यही बात करें, हीट एसेंशियल नहीं है, हीट डिपेंड करता है अगर किसी जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज नहीं होगी। लेकिन जो इंथैल्पी है वो हमारे पास कह लें कि एसेंशियल है, ठीक है। और जब हीट हमारे पास किसी सिस्टम में एंटर होती है या एग्जिट होती है तो उसकी एनर्जी ओवरऑल चेंज हो जाती है, उसकी इंथैल्पी प्लस या माइनस साइन हो सकती है। तो आप इसको पैसेज की फॉर्म में कर दें या फिर इसको टेबल की फॉर्म में कर लें। टेबल की फॉर्म में भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये वही पैसेज है लेकिन उसको पॉइंट्स के फॉर्म में बना के लिख दिया गया है। चलिए पॉइंट्स के फॉर्म में बना के लिखते हैं ना, वो देखने में एक अप्रोप्रिएट लुक दे रहा होता है, वो अच्छा दिख रहा होता है। यहाँ पे इंथैल्पी बता रहा है वो टोटल हीट है, और जो हीट है वो बेसिकली ट्रांसफर है एनर्जी का
हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, ठीक है। ये एसेंशियल पार्ट होती है, ये एसेंशियल पार्ट नहीं होता, ठीक है। इसके अलावा ये एसेंशियल पार्ट है क्यों, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा होता है कंपोजिशन के ऊपर, केमिकल के ऊपर, स्ट्रक्चर के ऊपर, किस तरह से मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उन सब के ऊपर, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा होता है टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा इसको मेजर किस में किया जाता है, इसको जॉल्स में किया जाता है, ट्रांसफ़र है बेसिकली, और ये इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसके अलावा जब भी हमारे पास ये अंदर बाहर आ जा सकती है, ये बेसिकली इंथैल्पी जो है वो चेंज होती है जब सिस्टम हीट एंटर होता है या एग्जिट होता है। टोटल एनर्जी पीछे अगर सिस्टम में एंटर कोई हीट एनर्जी हो रही है तो उसकी इंथैल्पी बढ़ जाएगी, अगर उससे बाहर निकल रही है तो उसकी चेंज हो जाएगी, तो इंथैल्पी चेंज हो सकता है। तो इसको पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इज एन एक्सोथर्मिक बॉन्ड। तो ये जब मैंने टॉपिक करवाया था तब मैंने करवाया था एक्सोथर्मिक इसलिए होता है क्योंकि हमेशा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और अगर बॉन्ड बन रहा है तो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही होती है, तो ये फॉर्मेशन है, एनर्जी निकलेगी, इसलिए इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। अगर टॉपिक में इंडिकेट करवाऊं तो ये देखें, ये मैंने आपको पेज नंबर 73 पे इसका आंसर मार्क करवाया था, ये दिस वन। मेकिंग ऑफ बॉन्ड जो होती है वो बेसिकली इवॉल्व हो रही होती है एनर्जी, इसलिए ये एक्सोथर्मिक होता है। अगर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें या एग्जैक्ट आंसर देखें, वो यहाँ पे बता रहा है फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड एक्सोथर्मिक होता है क्योंकि एनर्जी हमेशा रिलीज हो रही होती है, इवॉल्व हो रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिपिड्स इन आवर बॉडी। तो ये भी हमने किया था कि हमारे पास जो बेसिकली एक्स्ट्रा फूड होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, आप जो खाना ज़्यादा खा लेते हो वो लिपिड्स के फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसका आंसर अगर यहाँ से टेक्स्ट से देखें तो ये हमारे पास बुक का लास्ट टॉपिक है कि जो आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कह रहे हैं खुराक ले लेते हैं, खाना ज़्यादा खा लेते हैं, रोटी ज़्यादा खा लेते हैं, तो वो लिपिड्स के फॉर्म में हमारे जिस्म में स्टोर हो जाता है। और कहाँ पे स्टोर होता है, एडिपोज सेल्स में स्टोर होता है, जिसको बाद में आप एनर्जी के सोर्स के यूज़ तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास लिपिड्स का फंक्शन है, या लिपिड्स को कहाँ पे हम क्या चीज़ होती है, कहाँ पे इसको स्टोर कर सकते हैं वो बता रहे हैं। लास्ट हमारे पास है एक्सप्लेन दी टर्म्स एक्टिवेशन एनर्जी, ट्रांजिशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। एक्टिवेशन एनर्जी होती है बच्चे जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। ट्रांजिशन होती है वो स्टेट होती है वे बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है। एनारोबिक वो होती है, एन का मतलब होता है जिसमें ना होना, एरोबिक मतलब जिसमें ऑक्सीजन का ना होना, ठीक है। तो ऐसे रिस्पायरेशन जिसमें आप ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं करते। इसकी डेफिनेशन मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे आपको इंडिकेट करवाई थी पेज नंबर 76 के ऊपर। जो रिएक्टेंट्स जो हैं वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होने के लिए, ट्रांजिशन स्टेट में जाने के लिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें ट्रांजिशन स्टेट क्या है, ट्रांजिशन स्टेट ये है कि जब दो एक्साइटेड जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स, तो वो एक ट्रांजिशन स्टेट बना देते हैं जहाँ पे आपके पास बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो रही होती है। तो साथ में आप ये भी लिखेंगे, ठीक है। लास्ट पे ये एनारोबिक की डेफिनेशन है कि अगर रिस्पायरेशन जो है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर कर रही है तो इसको एनारोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन थी हमारे पास, इसके साथ आप ये वाला फार्मूला भी के लिए क्वेश्चन भी बता सकते हैं एनारोबिक में, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है तो बेटर एक्सप्लेन कर दीजिएगा। आगे इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस हैं, व्हाट इज एसेंशियल टू कुक सम ऑफ द फूड वाइल्स अदर्स कैन ईट विदाउट कुकिंग। कहते हैं कुछ फूड को हम कुक करके खा रहे होते हैं, पका के खाना जरूरी होता है, कुछ को हम वैसे खा रहे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो इसका आंसर यहाँ पे गिवन है, कहते हैं जो कुछ फूड है उसको कुक करके खाना ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं। जब आप उसको कुक करते हैं तो वो हार्मफुल बैक्टीरिया ख़त्म हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं। सो दैट्स रीज़न एसेंशियल होता है कुछ फूड को आप कुक करके खाएं, क्योंकि अगर आप उसको कुक नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, डिजीज़ होंगी, जैसे फूड पॉइजनिंग होगी। बॉन मतलब क्या है हमारे पास, तो ये फूड पॉइजनिंग होती है, ये बेसिकली जो आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हो जिसमें बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, तो उनको बगैर कुक किए खाने आसान कह लें कि फिजिबल नहीं होता। इसी तरह से कहते हैं कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिसको आप बगैर कुक किए कंज्यूम कर सकते हो। रॉ का मतलब होता है जैसे वो आपको मिली है वैसे ही कंज्यूम कर लो, उसको पकाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कहते हैं उसमें जो कंटेमिनेशन होती है, बैक्टीरिया होते हैं, वो कंपैरेटिवली कम होते हैं, तो उसको आप बगैर कुक किए खा सकते हो। जैसे कहते हैं कि जो सब्जियां उसको आप कच्ची खाएं तो उससे आपको ज़्यादा कह लें कि विटामिन वगैरह मिलते हैं। इसके अलावा जो खाना है उसको जैसे दूध वगैरह उसको बॉयल करके पीना चाहिए, उसको वैसे नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसमें बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं। तो
कुछ चीज़ें आप वैसे कंज्यूम कर लेते हो, किसी को आपको कुक करना पड़ता है। कुकिंग इम्प्रूव डाइजेस्टिबिलिटी एंड न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी इन द फूड, कहते हैं इसके अलावा कुकिंग आपके पास अगर आप चीज़ों को कुक कर लेते हो तो उससे आपकी डाइजेस्टिबिलिटी, आप उसको ईजिली डाइजेस्ट भी कर सकते हो, उससे आपको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे होते हैं। लेकिन कुछ जो है वो विदाउट कुकिंग आपको नेसेसरी विटामिन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, कहते हैं कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, गाजर, मूली एंड सो ऑन। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई डज फाइबर लुक स्पेक्टेकुलर, व्हाट टाइप ऑफ केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो केमिकल रिएक्शन ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी। तो ये मैंने टॉपिक में भी इंडिकेट करवाया था, स्टिल मैं आपको इंडिकेट करवा देती हूँ। ये पेज नंबर 72 है, इसका आंसर मैंने यहाँ से आपको इंडिकेट करवाया था। क्यों? क्योंकि फायरवर्क्स कब हो रहे होते हैं, जब कुछ कंबस्शन रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके पास लाइट, हीट और कंपाउंड प्रोड्यूस हो, साउंड हीट, लाइट और साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। आपको ये बड़ा शानदार सा नज़र आ रहा होता है, ठीक है। और यही है कि वो आप कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लेते हैं जो बर्न होकर आपको प्रोवाइड करती हैं। यहाँ पे इसका आंसर अगर इस तरह से देखें तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कुछ चीज़ें बर्न हो रही होती हैं, बर्निंग की वजह से आपको लाइट, हीट और साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। यहाँ पे आगे कह रहे हैं डिफरेंट मेटल्स आल्सो अलोंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब जब ऑक्सीजन के साथ बर्न होते हैं तो आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं। तो ये आपके पास एक्सरसाइज थी चैप्टर 5 की। स्टिल इसमें मुझे कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, कोई समझ ना आई हुई तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।